नमस्कार मित्रों, आज पुनः आपका गोष्ठी विद अतुल में हार्दिक स्वागत है, आत्मिक अभिनंदन है। हम रचनाकार से परिचय के अंतर्गत आज जिस शख्सियत और जिस व्यक्तित्व का परिचय आपसे देने जा रहे हैं वो हिंदी समकालीन कथा जगत और व्यंग्य जगत में एक चिरपरिचित और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम डॉक्टर सूर्यबाला की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे निवेदन पर खराब स्वास्थ्य के चलते भी उन्होंने हमको अपना व्यंग्य का वीडियो रिकॉर्ड करके हमारी शर्तों के अनुसार भेजा, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से हमें लेने में उसको विलम्ब हो गया और आज हम डॉक्टर सूर्यबाला के व्यंग्य पाठ को उनके ही मुख के द्वारा आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। 25 अक्टूबर 1943 वाराणसी में जन्म, काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी और अपने मर्मज्ञ पाठकों के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता दशक दर दशक निरंतर प्रगाढ़ करती हुई लेखनी डॉक्टर सूर्यबाला की है। धर्मिक में धारावाहिक रूप से उनका पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र प्रकाशित हुआ, जो आज भी पाठकों की एक बड़ी चहेती कृति है। इसके अलावा उनका अंतिम उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी अनवरत पाठकों की सराहना अर्जित कर रहा है। अभी तक डॉक्टर सूर्यबाला के 6 उपन्यास, 11 कथा संग्रह, 4 व्यंग्य संग्रह और एक बाल हास्य उपन्यास झगड़ा निपटारक दफ्तर भी आ चुका है। लेखिका सूर्यबाला तमाम साहित्यिक उठापटक, बाजार की मांग, विमर्श के घमासान से निर्लिप्त रहकर चुपचाप लिखने वाली सृजनरत यानी कि रचनाकार है। उनकी विशेषता है कि वैचारिक गहनता के बीच सहज संवेदना की पगडंडी बनाकर पाठकों से संबंध स्थापित वे कर लेती हैं। जीवन के जटिल और बौद्धिक पक्षों को नितांत खिलंदड़े अंदाज में उनकी कहानियाँ बयान करती हैं। उनके अभी तक प्रकाशित उपन्यास मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, प्रमुख कहानी संग्रह एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन, कात्यायनी संवाद, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुषकंद और गौरा गुणवंती। व्यंग्य के क्षेत्र में सूर्यबाला का अपना एक स्थापित नाम है। अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम, पत्नी और पुरस्कार, मेरी प्रिय व्यंग्य रचनाएं, देश सेवा के अखाड़े में और अभी हाल में प्रकाशित यह व्यंग्य को पंथ। तो आइए चलिए सुनते हैं सूर्यबाला जी को। सूर्यबाला जी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके कई कहानियों के ऊपर टीवी धारावाहिक भी बन चुके हैं। वामा शीर्षक से उन्होंने जनसत्ता में लगभग 1 वर्ष तक कॉलम लिखा। मध्य सरकार के पुरस्कार के अलावा भारत भारती प्रसार परिषद का भारतीय गौरव सम्मान, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय शरद जोशी प्रतिष्ठा पुरस्कार, रविन्द्रनाथ त्यागी शीर्ष सम्मान, शब्द साधक शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती पुरस्कार, हरवंश राय बच्चन साहित्य रत्न पुरस्कार आदि ऐसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से डॉक्टर सूर्यबाला को नवाजा जा चुका है। तो कहानी, उपन्यास और व्यंग्य तीनों में समान गति से कार्य करने वाली और अपनी एक बड़ी भारी पहचान स्थापित करने वाली ऐसी लेखिका जो बहुत ही मृदुभाषी और
अनुजों और नए रचनाकारों पर आशीष बरसाने वाली लेखिका हैं। आइए चलिए सुनते हैं डॉक्टर सूरबाला का व्यंग्य पाठ उनके श्रीमुख से। व्यंग्य रचना का शीर्षक है देश सेवा की तालमेल किश्तें। उन्होंने फिर से पार्टी बदली थी, शायद 7वीं बार। इसलिए सालों से उनके घर का रास्ता भूल गए पत्रकारों की वापसी हो रही थी। वे उनकी पार्टी छोड़ने का कारण जानने के लिए बेताब थी। आपको पुरानी वाली पार्टी से क्यों निकाला गया? निकाला नहीं गया, मैं स्वयं निकल आया। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था। अच्छा, आप देश के लिए क्या करना चाहते थे? कृपया नोट कीजिए, मैं देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ। आप शायद नहीं जानते, मैं इसी देश में जन्मा, चुनाव लड़ा, घोटालों में फंसा, जनता की खातिर जेल गया और देश की सेवा के लिए बाइज्जत बरी भी हुआ। पत्रकार धड़ाधड़ नोट करने लगे। और अब कहा ना, मैं देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ। लेकिन ये काम तो आप पुरानी वाली पार्टी में भी रह के कर सकते थे। हमारे ख्याल से वो भी आपको मर मिटने की अनुमति तो दे ही देती। उन्होंने मुस्करा कर कहा, कहाँ दे रही थी? पार्टी खुद देश के नाम पर नुक्कड़ नाटक कर रही थी मर मिटने का। पत्रकारों ने फिर प्रश्न किया, और आपको हीरो नहीं बनने दे रही थी ना? फिर किराए के लल्लू पंजुओं को तो टनों मिट्टी का तेल, केरोसिन मुहैया करा रही थी, लेकिन न मेरे मर मिटने का प्रस्ताव पारित कर रही थी, न मेरी धमकियों वाले मुद्दे को गंभीरता से ले रही थी। प्रश्न, तो अब आप कैसे मरेंगे मिटेंगे? वैसे कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, अब तो ये आपकी ही पार्टी है। आप मन माफिक अपनी खुदकुशी का इंतजाम करा सकते हैं। वे देखिए, आप दो विपरीत मुद्दों को मिला रहे हैं। खुदकुशी और आत्मदाह अलग चीज़ें हैं। देश के नाम पर मर मिटना अलग। कैसे? अरे, खुदकुशी और आत्मदाह जनता टाइप गरीब गुरबा लोग करते हैं। उसके लिए रेलगाड़ी की पटरी, नकली दवाएं, घुन खाती डिग्रियां हर कहीं उपलब्ध होती हैं। लेकिन देश से पर मेरे जैसे बड़े बड़े लोग ही मरा मिटा करके हैं। सबके बस की बात नहीं है। बड़ी हिकमत लगानी पड़ती है, मैनिफेस्टो बनाने होते हैं, सिलसिलेवार मर मिटने का कारण दर्ज करवाना होता है। अच्छा, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? हमारी प्राथमिकता गरीब जनता है। उसकी भूख है, उसकी प्यास है, अशिक्षा है, बेकारी है, हारी है, बीमारी है, अन्याय है, शोषण है। प्रश्न गदगद, इतना सब? तो इसके लिए आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? इसके लिए हमारी पार्टी कई दूसरी पार्टियों से तालमेल बिठा रही है और विरोधी पार्टी से जुड़ी धांधलियों को देश के सामने बेनकाब करने पर लगी है। लेकिन ये सब तो आप पिछली पार्टी में रहते हुए पिछले चुनावों के दौरान कर चुके हैं यही सब। अब मैंने पार्टी बदली तो देश की सच्चाइयाँ और दुश्मन भी बदलेंगे कि नहीं मेरे? जैसे सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि जो पार्टी मैं छोड़ के आया हूँ वो चाटुकारों वाली पार्टी है। देश के सामने यह सच्चाई उजागर करना आज सबसे ज़रूरी कार्य है। लेकिन आप जब उस पार्टी में थे तो इस वाली पार्टी को गद्दारों की पार्टी करते थे, ठीक तो बोलते थे। अब मैंने पार्टी की साफ सफाई करवाई है, उसके मैनिफेस्टो बदलवाए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक यही काम इस पार्टी के भगोड़े पार्टी उस पार्टी में कर रहे हैं, यानी साफ सफाई। बहरहाल, अब अपने बदले मैनिफेस्टो में क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी पार्टी सही मायनों में देश को भविष्य में ले जाने वाली पार्टी होगी। लेकिन भविष्य में तो हम सभी लोग जाने वाले हैं।
आपकी पार्टी के बिना भी चले जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। वाह, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आप हमारी पार्टी का झंडा लेकर, बिल्ला लगाकर ट्रक में भर के भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी आम आदमी की समस्याएं लेकर तब एंट्री मारेगी भविष्य में। प्रश्न, लेकिन आज आम आदमी बेचारा तो जहाँ जहाँ जाएगा उसकी समस्याएं और उसका दुर्भाग्य के साथ जाएगा ही जाएगा। उत्तर, नहीं, अब मेरी ये वाली पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हम रोटी कपड़ा मकान का भी नया मैनिफेस्टो बनाएंगे। आदमी के नाप के कपड़े सिलवाएंगे, उसके घर में खाना, दफ्तर में टिफ़िन का डिब्बा सब उपलब्ध कराएंगे। उसके जेब खर्च और पेंशन की भी माकूल व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये सब आपने तब क्यों नहीं सोचा आम आदमी के लिए, जब आप उस पार्टी में थे? सोचने के लिए, कहने के लिए भी सही समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चुनावोत्सव का मुहूर्त निकालना पड़ता है। बस हम समझ लेते हैं कि देश के लिए मर मिटने का सही समय आन पहुंचा है। लेकिन इसके लिए पार्टी बदलने की क्या जरूरत थी आपको? इसलिए क्योंकि देश का भाग्य बदलना था। देश का या अपना, क्षमा कीजिए, एक ओछा प्रश्न। वे आहत हुए। आप मेरी देशभक्ति पर लांछन लगा रहे हैं। आपको क्या मालूम, मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। कैसे? मैंने रक्तदान किया है, यानी मेरे खून की बूंदों की पहली किश्त देश सेवा के लिए पहुंच चुकी है। आगे भी रक्तदान शिविरों की मार्फत मेरे खून की किश्तें समय समय पर देश सेवा के लिए पहुंचती रहेंगी। देश की हित के में हमने भी एक मामूली सी योजना बनाई है, आम आदमी के हित में। इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको, पत्रकारों ने कहा। नेताजी बोले, अरे आप बेझिझक कहिए, ये तो हमारे अमूल्य योगदानों का ही समय है, चल रहा है, आप बताइए। पत्रकार, अन्य संस्थाओं की देखा देखी राजनीति में भी हमने एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम बनाई है। इस योजना के अनुसार आपका जो भी जितना भी बकाया हो इस देश के पास, वो इकट्ठे एक बारगी ले देकर किस्सा ख़त्म कीजिए और देश को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। व्यंग्य रचना का शीर्षक है, या इलाही ये माजरा क्या है। बाहर कार का हॉर्न बजा और कुछ भद्र महिलाएं उतरकर अंदर आती दिखाई दी। मैंने स्वागत में हाथ जोड़े और पूछा, कहिए कैसे आए? उन्होंने लगभग एक साथ उत्तर दिया, हम अपना स्त्री विमर्श करवाने आई हैं। मैं पूरी तरह चकराई। क्या कहा आपने? यही कि हमें अपना स्त्री विमर्श करवाना है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, देखिए, स्त्री विमर्श किया जाता है, करवाया नहीं जाता। लेकिन ये बैठे बिठाए आप लोगों को स्त्री विमर्श करवाने की क्या सूझी? वे हुमक गई, आपको नहीं करना है तो मत करिए, साफ साफ कह दो, हम किसी और से करवा लेंगे। बहाने बांधने की ज़रूरत नहीं। अरे हम इज्जतदार घरों की महिलाएं हैं, खुद कोई काम करने की न आदत है, न इजाज़त, न टाइम ही। खुद ही अपना स्त्री विमर्श करेंगे तो दुनिया हंसेगी कि देखो डायमंड टावर्स वालियों को अब इस नौबत को आ गई हैं कि खुद ही अपने आप अपना स्त्री विमर्श। साफ था कि वो तुली बैठी थी और मैं, या इलाही ये माजरा क्या है, के बीच खप्त थी। नरमी से समझाया, देखिए, मेरा मतलब ये जानना था कि आखिर क्या वजह है आपकी जो आप लोग स्त्री विमर्श के लिए कमर कस के निकल पड़ी हैं। वे भी थोड़ा नरम पड़ी, खुलासा करते हुए बोली, वजह कुछ खास नहीं, जैसा कि आपको बताया, हम लोग खाते पीते इज्जतदार घरों की महिलाएं हैं। भगवान का दिया सब कुछ है,
सारी सुख सुविधाएं सिवाय स्त्री विमर्श के, उसी की कमी रह गई है। तो सोचा आप पढ़ी लिखी हैं और लेखिका भी हैं, तो आपके यहाँ से करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप लोग सुख सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं तो स्त्री विमर्श के पचड़े में क्यों पड़ रही हैं? वो आपसे कहा ना कि हम बड़े घरों की स्त्रियां हैं, तो पढ़ी लिखी एलीट सोसाइटी की लेडीज के बीच में उठना बैठना होता है कि नहीं? लेकिन हमसे कहा गया कि उन लोगों के साथ उठने बैठने की पहली शर्त स्त्री विमर्श है। बिना स्त्री विमर्श के आप उन लोगों के बीच अनफिट रहेंगी। तो सोचा चलो ठीक है, जैसे फेशियल करवाते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, वैसे स्त्री विमर्श भी करवा लेंगे और उन लोग के बीच आराम से उठ बैठ लेंगे। समझ गई? बस इतनी सी बात। अरे ये तो आप लोग बेहद आसानी से वे उत्साहित हुई। हमने सोशल वर्क भी किए हैं। कई बार औरतों बच्चों को सिलाई मशीनें, पाउडर मिल्क, स्कूल बैग और किताबें भी बांटी हैं। हमारे फ़ोटो भी छपे हैं अखबारों में। लेकिन अखबारों में हर बार हमसे यही कहा गया कि खाली सिलाई मशीन बांटने से काम नहीं चलने वाला, इसके पीछे सॉलिड मकसद होना चाहिए, जैसे कि स्त्री विमर्श। ओह, स्त्रियों के लिए आपके दिलों में इतनी करुणा है तो बस अपनी अपनी गाड़ियां निकालिए और पास के गांव कस्बों की दुखियारी स्त्रियों, बूढ़ियों और बच्चियों की दुनिया से शुरू कीजिए। उनके दुख सुख, तकलीफ़ों और लाचारियों को जानिए। उनकी उम्मीदों और सपनों को सच करने में लग जाइए। सच की भारतीय स्त्री तो वही बसती है और आपके पास तो साधन भी है और कुछ करने का जज्बा भी है। लेकिन उनका चेहरा उतरता चला गया। अरे आपने तो खासे झमेले में डाल दिया। हम तो हरिभजन को आए थे, आप कपास उठाने लगी। कहना आसान है, गाँवों में जाइए। कभी गई हैं आप गाँवों में? कानों सुनी और आंखों देखी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इतनी गंदगी, कूड़ा कचरा, गड्ढे गड़ैये कि हमारे टायर ही पंक्चर हो जाएं। बदबू इतनी कि नाक फट जाए। आपने भी कहाँ ला पटका। हमने तो सुना था कि लाइब्रेरियों में हो जाता है स्त्री विमर्श, व्याख्यान वक्तव्यों से हो जाता है। उस कैटेगरी की कुछ पढ़े लिखों वाली तरकीबें बताइए। आप स्वयं स्त्री हैं, लेखिका हैं, आपने तो किए ही होंगे कितने स्त्री विमर्श। जी नहीं, मैंने अचंभे से आंखें झपकाई। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। अरे कैसे? देखने में तो पढ़ी लिखी और मॉडर्न लगती हैं आप। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से मुझे घूरते हुए कहा। मैंने कहा, कैसे करती, फुर्सत ही नहीं मिली ना। खैर, फुर्सत ना मिलना तो एक बहाना है, लेकिन अगर सचमुच नहीं किया आपने तो आपने अपने समाज और अपनी समूची स्त्री जाति के प्रति धोखा किया है, धोखा। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मेरा काम है लिखना। स्त्री पर भी मैंने बहुत लिखा है। कभी अवसर आया ना तो आप जैसी पर भी लिख सकती हूँ। उन्होंने फिक्स से मुंह बनाया। उससे क्या बनेगा? मैंने कहा, एक स्त्री की संवेदना, एक पूरी मुकम्मल स्त्री। उनका चेहरा एकदम से चमका, फिर बुझता चला गया। लेकिन ऐसी स्त्री का हम क्या करेंगे जिसका विमर्श ही ना हुआ। और वे बेहद उदास, निराश होकर अपनी कार की ओर लौटती चली गई। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर सूर्यबाला। हमें उम्मीद है कि आपको उनके दोनों व्यंग पाठ अच्छे लगे होंगे। अपनी प्रतिक्रिया से हमको लगातार अवगत कराते रहें और ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गोष्ठी विद अतुल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।